जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस वेबिनार का बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक्चुअली इसका टाइम तो 7:30 बजे था, बट हम एक्सक्यूज़ करते हैं ड्यू टू क्योंकि आपको आइडिया होगा कि 7:30 बजे यहाँ पर इस्लामाबाद में नमाज का टाइम हो जाता है, तो फिर उसके साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा डिले हुआ। तो बट बेटर लेट देन नेवर। तो आज जो वेबिनार है वो बेसिकली जैसे कि हम पिछले वेबिनार्स करते हुए आ रहे हैं, और उन वेबिनार्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अभी जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया या जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे दिए, और ख़ास तौर पे आपको जैसे आइडिया है कि इस पेंडेमिक के अंदर जैसे लोगों ने ये मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे ओ लेवल्स क्लियर किया है, सो इट हैज़ बीन अ टफ टास्क और अपहिल टास्क। तो अब वो क्लियर करने के बाद अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे कहाँ पर जो है वो अपना करियर चूज़ करना है और क्या पाथ चूज़ करना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ओ लेवल्स और मैट्रिक कर चुके हैं, तो उनके पास लिमिटेड चॉइस होती हैं एट दैट टाइम। जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं उनके पास काफ़ी सारी चॉइस हैं, लेकिन लोग उनको सिर्फ कुछ चंद लिमिटेड चॉइस बताते हैं, जैसे कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, और अगर इन जगह पे नहीं होता तो फिर फर्दर कोई और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन की तरफ वो लोग सोचते हैं। तो ये जो वेबिनार है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हम लोग गाइडलाइंस देंगे आप तमाम लोगों को जो कि अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं और वो आगे कुछ सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, और आम लोगों की तरह जो कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं उनकी तरह नहीं होना चाहते। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे गाइडलाइन होगी इस वेबिनार में। तो ये एक पूरी एक हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हमने पहले भी कुछ गेस्ट इनवाइट किए जो कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल करियर एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि अपना माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल करियर लेके चल रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना कराता चलूँ, और उसमें बहुत सारे लोग तो मुझे जान चुके होंगे, इतने वेबिनार्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शुरू से स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल राफ़े है और मैंने जो है पैक को ज्वाइन किया था 2019 में, और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मेरा 14 इयर्स का कस्टमर ऑपरेशंस के अंदर हार्ड कोर कस्टमर सर्विसेज में करियर है, जिस पे मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ रोल्स में काम किया। इसके साथ साथ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। अभी करंटली पैक के अंदर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल रोल जो है वो प्ले कर रहा हूँ, और इससे पहले मेरा बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस भी है, और टीचिंग एक्सपीरियंस आप कह लें तकरीबन 8 इयर्स से ज़्यादा का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने यूफन के साथ साइमल्टेनियसली टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। ट्रेनिंग के हवाले से आप समझें कि ट्रेनिंग मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में दी है। ख़ास तौर पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग का एक्सपोजर है, और कुछ उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिनके अनफॉर्चुनेटली सबके नाम मैं इधर नहीं बता सकता ड्यू टू स्पेसिफिक रीज़न। अच्छा, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरा, और मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स बेसिकली है क्या। तो प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पैक जो है ये 1987 में अशफाक अहमद साहब ने लॉन्च किया था इस प्लेटफॉर्म को, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने बेसिकली अकाउंटिंग की एजुकेशन को प्रमोट करने का इरादा किया था। और इस इरादे को लेके चलते हुए उन्होंने पहले बहुत ही लिमिटेड सर्कल से स्टार्ट किया, एंड देन इवेंचुअली ही थॉट ऑफ मेकिंग इट एन इंस्टीट्यूशन, एंड इवेंचुअली एंडेड अप मेकिंग इट वन। तो जब ये इंस्टीट्यूशन बन गया उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन आया कि देयर इज़ सम डिस्टॉर्शन इन माय वॉइस। तो अगर आप लोग मेरी आवाज़ क्लियरली सुन रहे हैं तो कंफर्म कर दें। इसको देख बंद करो। अभी ऑडिबल है? आई थिंक अब कुछ बेहतर हुआ होगा। जी, तो प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है वो
उन्होंने लॉन्च की, और बेसिक फोकस वाज टू प्रमोट अकाउंटिंग एजुकेशन, और ना सिर्फ CA बल्कि ACCA पर भी फोकस किया गया स्पेशली। और अब नाउ इट्स बीन 34 इयर्स, और अब हम एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन के साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में हम लोग लॉन्च कर चुके हैं अपने इस कैंपस को। और इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में 2016 के अंदर हमने ये कैंपस लॉन्च किया था, और इसको लीड कर रहे हैं सर मोहम्मद फ़ारूक बलोच। ही हिमसेल्फ इज़ सीजन्ड एकेडमियन, और उनके नाम में मतलब उनका अगर नाम लिया जाए तो बहुत सारे लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो उनको बखूबी जानते होंगे कि उनकी खिदमत पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं। मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को लेकर चलें तो उसमें, अकाउंटिंग के कोर्सेज़ को लेकर चलें तो ही इज़ माशाल्लाह वेरी मच रिनाउंड टीचर, और अकाउंटिंग की जब बात की जाती है तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। तो इसी सिलसिले में हमने जो है वो अकाउंटिंग की, क्योंकि प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और जो हमारा कोर्स है जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं ये भी अकाउंटिंग से रिलेट करता है, जिसको ACCA कहा जाता है। और ACCA इज़ एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसमें हम हमारे साथ जो 2 गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक जो पैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, वो सर सरफराज हैं। ही इज़ माशाल्लाह FCCA, और इनका माशाल्लाह 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ ये इन्होंने पैक को ज्वाइन किया था, और साथ ही साथ फिर पैक में टीचिंग भी कर रहे हैं, और इससे पहले बहुत सारे अच्छे रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में ये टीचिंग भी कर चुके हैं, और UAE के अंदर भी इनका जो है वो एक्सपोजर रह चुका है बहुत अच्छी फर्म्स के अंदर। तो वो हम उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनसे भी लेंगे। दूसरे जो हमारे साथ जो चीफ गेस्ट आज मौजूद हैं उनका नाम है राना हारून साहब। ही इज़ माशाल्लाह ACCA क्वालिफाइड, एंड ऑल्सो ही हैज़ डन ACA ICW एज वेल। और कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं इनका बताऊंगा, बाकी ये भी अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। तो जो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन है, वो इन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था फ्रॉम PwC। वहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप की फॉर 3 मंथ्स, देन ही डिड हिज आर्टिकल्स फ्रॉम EY, और उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजर एश्योरेंस एट EY। वहाँ से फिर इन्होंने अपनी जो है जॉब चेंज की, एंड देन ही वेंट टू Telenor as an assistant manager, tax and planning, and now he is currently serving Jazz, जिसका बहुत सारे लोग जानते होंगे, renowned telecom organization है पाकिस्तान की। तो वहाँ पर he is serving as manager closing and reporting। तो मैं सबसे पहले वेलकम कहूँगा राना हारून साहब को, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे ऑडियंस को करवा दें, ताकि जो स्टूडेंट्स सुनना चाह रहे हैं उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी राना साहब। अस्सलाम सर, थैंक यू। आपने ऑलरेडी खासा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया, और तो इतना लाइक तो नहीं हूँ मैं इस चीज़ के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं सिंपल सा ही बेसिकली बता देता हूँ। बोले साहब ने कवर तो कर लिया। ACCA के बाद मैंने बेसिकली ACCA के लास्ट पेपर के दौरान ही मैंने आर्टिकल स्टार्ट कर दिए थे फ्रॉम EY, और EY से मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए थे इन दिसंबर 2015। उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने ऑफर कर दी कि मैनेजर की पोजीशन। आई स्टार्टेड राइट अवे एज मैनेजर एश्योरेंस। के बाद कंटिन्यू करते हुए आई वेंट टू द इंडस्ट्री। उसमें मैंने टेलीनॉर से स्टार्ट किया, जिसमें आपने पोजीशन भी बता दी है। आई वेंट टू टैक्स, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थोड़ा एक्सपोजर लेके ऑडिट से अकाउंटेंसी से एक डिफरेंट एक ऑल टुगेदर एक टैक्स। उसके बाद फिर वापस आई हैव नाउ जंप बैक टू माय ओल्ड प्रोफेशन अकाउंटिंग की तरफ आते हुए। तो करंटली आई एम वर्किंग एट जाज, और इधर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए, समझ साल। राइट, थैंक यू सो मच राना साहब। मैं हमारे साथ जो सरफराज साहब मौजूद हैं, मैं उनका भी चाहूँगा कि वो भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें करा दें, ताकि हमारे पास जो पैनल में लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए। उसके बाद फिर हम फॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी सरफराज साहब।
सर माइक म्यूट है आपका, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम राफी साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक है? जी सर, अल्लाह का काफ़ी शुक्र। सारी चीज़ें तो सर थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी ज़्यादा बता दी। तो सर मैंने इसी से स्टार्ट किया था, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से, और उसके बाद 2012 में मैंने क्वालिफाई की है। आखिरी पेपर्स में मेरी भी बिल्कुल राना साहब वाला सेम स्टेटस था कि आर्टिकल्स शुरू कर दी थी 2011 से। क्रो हरवत से आर्टिकल्स की थी 2 साल की, और आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद मुझे जॉब मिल गई थी अबू धाबी में, एक ऑडिट फर्म में ही मिली थी मुझे जॉब एज अ ऑडिट सुपरवाइज़र। और उसके पहले साल में ही मुझे, जब हम यूएई में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इशू होता है कि गल्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लोग भी थोड़ा सा गल्फ एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो जब आपके हाथ में ये चीज़ भी आ जाती है अलॉन्ग विद योर क्वालिफिकेशन, तो आपके पास एक ज़्यादा मार्केट ओपन हो जाती है, आप एक बड़ी मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर मुझे मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एक जॉब मिली, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंपनी थी उसमें, और वहाँ पे 3 से 4 साल मैंने काम किया। और उसमें एक ऐसा रोल मुझे करने को मिला जिसमें मुझे थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम जॉब एक ये भी एक चीज़ एक्सप्लोर की कि यार अगर हम खुद अपना एक बिजनेस करें तो एक वो भी कॉन्फिडेंस लेवल, इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को मैनेज करते हुए एक सीखने को मिला, जो एक रीज़न बनी कि मैंने वापस आके अपना बिजनेस भी शुरू किया। और उसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जब से वापस आया हूँ आप लोगों के साथ ही बैक में। तो इस सारे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह आपका बहुत सक्सेसफुल करियर है, और आपसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछेंगे अभी आज के सेशन में, और राना साहब से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो राना हारून साहब, आपसे पहला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि सर मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा एएफडी के बारे में बता दें कि एएफडी जो स्टूडेंट्स हैं वो एएफडी होती क्या चीज़ है, हम उनको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये क्यों चूज़ किया। रिपीट करते हैं काइंडली, सॉरी। जी सर, मैंने सर सवाल ये पूछा कि एएफडी के बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं कि एएफडी क्या चीज़ है, और जैसे कि सीए का स्टार्ट हो, एसीसीए का स्टार्ट होता है, तो एएफडी क्या चीज़ होती है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने एएफडी, आपने एसीसीए का ट्रैक क्यों चूज़ किया। मेरे ख्याल है मैं रीजॉइन करता हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन आ रही है यहाँ पे। ठीक सॉरी, है। आप एक जगह सरफराज साहब से कंटिन्यू करें। ठीक है सरफराज साहब, फिर यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि सर थोड़ा सा एएफडी के बारे में जी, स्टूडेंट्स को बताइए। बेसिकली सर फाउंडेशन डिप्लोमा है एएफडी, जो बच्चे हमें प्रॉपर, जैसे हमारे पास नॉर्मली आ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन से आ रहे होते हैं बच्चे हमारे पास, या कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं जो हमारे पास एओ लेवल से आ रहे होते हैं, जिन्होंने पहले अकाउंट्स को पढ़ा होता है और डायरेक्टली अगर एसीसीए में आते हैं तो वो उसको ग्रैब कर सकते हैं। अब एक हमारे पास बच्चे, जैसे आपने बात की, कुछ बच्चे प्री इंजीनियरिंग करके आ रहे होते हैं, कुछ प्री मेडिकल करके आ रहे होते हैं, तो उन बच्चों के जहनों में, जैसे हमने देखा है सीए में भी आपने देखा होगा कि बच्चों के जहनों में खौफ होता है, यार अकाउंटिंग पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे क्लिक करेगी या नहीं करेगी। तो उन्होंने एक बेसिक उनके लिए एक डिप्लोमा रखा हुआ है कि जी आप पहले उसमें एंटर हो जाएं और आप वहां पे अपने आप को टेस्ट कर लें कि आपको ये फील्ड सूट भी करती है या नहीं करती। तो वो बेसिक उसमें पेपर रखे जाते हैं ताकि बच्चों को, उनको अपना इंटरेस्ट पता चल जाए, यार हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जिन लोगों को क्लिक करता है वो आगे अपने आप को परसू कर जाते हैं, अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी मेडिकल या इंजीनियरिंग या अदर फील्ड से आ रहे होते हैं, उनके पास क्विट करने की पोजीशन बड़ी आसान होती है। राइट सर, थैंक यू सो मच। राना हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको पहले क्लियर नहीं हो सका तो। सर एएफडी के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कर दें कि एएफडी क्या चीज़ होती है। एएफडी बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लें इसको, कि मतलब आपको करियर अगर आपने कोई भी चूज करना है तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको क्लैरिटी देता है कि आपने, मतलब आपके लिए पाथ और ये जो आपने प्रोफेशन चूज किया है ये ठीक है या नहीं है। मतलब इट गाइड्स यू इन दैट वे कि आपको कैटेगोरिकली आपको एट द वेरी राइट, रादर देन कि आप मतलब बहुत
डीप उसके अंदर चले जाए और उसके बाद आपको पता लगे, तो आपको एट द वेरी इंसेप्शन आपको पता लग जाता है कि जी आपके लिए करियर ठीक है या नहीं है. सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमा विच गिव्स यू फीडबैक कि जी आपके साथ आपके स्किल्स के साथ ये फील्ड मैच करती है या नहीं करती. राइट. अच्छा सर, थोड़ा सा थैंक यू सो मच आपके इस फीडबैक का. मुझे थोड़ा सा ये भी आइडिया दें कि आपने जब आपने ये करियर पाथ कब चूज़ किया था कि आप एएफडी की तरफ आए, या आपने पहले इंटरमीडिएट किया, या उससे आपकी बेसिक एजुकेशन क्या थी जब आप एसीसीए की तरफ आए? अच्छा, मैंने बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ विद फ्रॉम ए लेवल्स. मैंने ए लेवल्स किया था. ए लेवल्स के बाद मैंने डायरेक्टली एसीसीए स्टार्ट किया था. क्योंकि मतलब ऑलरेडी उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मतलब मुझे डिप्लोमा करने की ज़रूरत हो या फिर कैट करने की उस टाइम पे था. So I started off after A levels from ACCA, और ACCA के बाद फिर I went on to ICA. ठीक. तो सर तो वो ओवरऑल थोड़ा प्लान था उसमें इसी तरह से था कि मतलब I always had an interest. A levels में मैंने बिजनेस और ये इस तरह की स्टडीज ही रखी थी, बिजनेस लॉ वगैरह. तो उस टाइम से ही मतलब इनिशियली ये मेरा प्लान था कि pursue अकाउंटेंसी के अंदर फर्दर डिग्रीज. तो मेरे पास आई हैड द ऑप्शन ऑफ ICAP एंड ACCA. उसमें जब मैंने उस टाइम पे बैक एट दैट टाइम एवेल्युएट किया था, तो उसमें आई प्रेफर्ड ACCA, और ACCA को फिर मैंने फॉलो किया था. अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह थी सर कि कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, या आपके इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ ज़्यादा था? तो ये किस तरह से आपने ये चॉइस की? क्योंकि सारे तो जितने भी आजकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मशवरा दिया जाता है कि भाई आप प्री मेडिकल कर लें या आप प्री इंजीनियरिंग कर लें, बस अगर ये नहीं होगा तो आपका करियर कुछ नहीं बनेगा. तो क्या आपके भी मार्क्स कम थे हमारी तरह, या फिर कोई और रीज़न बनी थी? इसलिए अल्लाह का शुक्र है मुनासिब ही थे. लेकिन ये है कि इनिशियली जब मैंने बेसिकली ओ लेवल्स के बाद आई वाज नेवर इनटू साइंसेस, जो सच्ची बात है. तो मतलब मैंने कभी ओ लेवल्स मैंने साइंसेस में किया था, तो मैंने उसके बाद बायो केमिस्ट्री उसको ऐसे परस्यू नहीं किया था. तो उस टाइम से ही मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा में आपको पता लग जाता है कि क्या है. सो फिर सिमेट्रिक के अंदर भी आपको आइडिया हो जाता है कि भाई आप कितने पानी में हैं एज कम्पेयर टू मेडिकल और ये सारी चीज़. तो मतलब मेरा कोई ऐसे कोई से इंटरेस्ट ही, एंड आई नेवर वांटेड टू परस्यू एनीथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो. द अदर ऑप्शंस वर बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी. सो आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने ए लेवल्स में इसीलिए स्टार्ट लिया कि मतलब मैंने ऑल टुगेदर अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए. जब मैंने उसमें बिजनेस स्टडीज और लॉ और ये सारी अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ी थी, तो उस टाइम आई रियलाइज कि जी इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, और अल्लाह अगर मदद करे इंशाल्लाह तो इसमें मतलब मैं आगे अपना करियर देखता हूँ. तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब ऐसे कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है कि मेरे कोई अकाउंटेंट्स हो ज़्यादा. आई एम एक्चुअली द फर्स्ट वन. तो मैंने उसी के आगे फिर जो है उसको ACCA को प्रेफर किया. तो इसका मतलब है कि आपने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक की जो पहले चल रही थी फैमिली के अंदर, और आप फर्स्ट पर्सन थे जो अकाउंटेंसी फील्ड में आए. तो सरफराज साहब, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि सर आप जी सर, आपने क्यों अकाउंटिंग का करियर चूज़ कर लिया? आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर ये आपकी अपनी चॉइस थी, या फैमिली में कोई बैकग्राउंड ऐसा था? तो नहीं सर, मैं तो दो तरह की ट्रैक बनाता हूँ. जो मेरे जहन में चीज़ें आती हैं वो ये है कि एक तो हमारे यहाँ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिन बेचारों को पता नहीं होता, भेड़ चाल में चल रहे होते हैं, अपनी चॉइस नहीं होती. वो कहते हैं मेरे मैट्रिक किया या ए लेवल्स किया तो हमारे दोस्त इस फील्ड में जा रहे हैं, तो चूंकि हमारा पहले से ग्रुप चला रहा है, हम उसमें कंफर्टेबल हैं, तो मैंने भी उसी में जाना है. वो अपनी चॉइस से नहीं वो लोग चल रहे होते. तो मैं शायद अल्लाह का करम है, एक उन खुशकिस्मत लोगों में से था, या खुशकिस्मत 3 लोगों में से था कि मेरे बड़े भाई ने सीए किया हुआ था. तो वो ट्रैक पहले दिन से ही डे 1 से प्री 9 से क्लियर था कि जी करनी अकाउंटेंसी है. चॉइस ये थी कि सीए करना है या एसीसीए करना है. तो उसमें इन चीज़ों में जो थोड़ा सा टाइम लगा डिसाइड करते हुए, इन मीनवाइल क्या किया कि मैं तो उसी रूट से आया, पहले आईकॉम किया था. फिर आईकॉम के बाद मेरे पास ट्रैक था कि या तो कैट में जाके एसीसीए डायरेक्टली शुरू कर दूं, और या ये था कि बीकॉम के उस टाइम में ये होता था जिसको हम आज एफडी कह रहे हैं वो कैट के रूट से आते थे. तो ये मोर लेस सेम चीज़ें ही हैं. उस टाइम का कैट था ये. तो उसमें ये चीज़ बनी कि फिर मैंने ग्रेजुएशन करके आया था कि चले थोड़ा सा और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, तो एक दफ़ा कमिटमेंट करेगा, फिर उस ट्रैक पे ये रहेगा, भी कमिटेड रहेगा. तो उसके बाद फिर एसीसीए शुरू किया सर आफ्टर बीकॉम. तो ये था कि एक प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ट्रैक से चला आ रहा था, तो वो मुझे इस चीज़ का इशू नहीं था.
तो लेकिन जैसे हमने बात की वो AFD वाली, तो जो लोग आते हैं दूसरे ट्रैक से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक टेस्ट है कि आप 6 महीने साल लगाएं और इसमें ये चीज़ क्लियर कर लें कि हम इस फील्ड में अपने आप को आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। अच्छा, थैंक यू सो मच सरफराज साहब। अच्छा सर, हारून साहब आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे जिनका भी ट्रैक पाथ यही होगा कि जिन्होंने या तो ओ लेवल्स किया है या ए लेवल्स किया है या फिर अभी उन्होंने इंटरमीडिएट या मैट्रिक एग्ज़ाम्स दी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पाथ चूज़ करना चाहिए? यानी इसको अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कि उनके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी ऐसी मतलब उनके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए जो इस अकाउंटेंसी के पार्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करें? इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे बेसिकली अगर वैसे ये ऑल्दो थोड़ा सा एक जेनेरिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप ओवरऑल भी उठाएं पोर्टफोलियो भी, ये जो डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं और ये हैं सारे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जाती है, उसमें अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेट उठाना चाहें तो आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ में उठा सकते हैं कि शायद ये सारे इंजीनियर्स में, ये सारे डॉक्टर्स में कॉमन है। तो मेजर जो बेसिकली एक है वो, जैसे भी सरकार साहब ने बताया, वो ज़्यादा इसी तरह से कि जो आप सोसाइटी के डिलेमा के ऊपर चल रहे होते हैं, कुछ घर वालों के प्रेशर के ऊपर चल रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले रहे हो। लेकिन आइडियली अगर मतलब मैं ये कहूँ कि अगर इफ यू स्टिल वांट टू पिक वन स्किल, तो उसमें ये है कि अगर आप मतलब चीज़ों को मतलब आपको इंटरेस्ट है इन द सेंस के नंबर्स से रिलेटेड, नंबर्स के अलावा आपको कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है, या उसके अलावा आपको वैसे भी क्वेश्चनिंग का ज़्यादा शौक भी है, तो मतलब आई वुड रिकमेंड कि जी ये आपके लिए वो बात है ही है। क्योंकि जैसे सरफराज साहब को बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि इनिशियली ये तो स्टार्ट हो रहा होता है, ये सारा होता है कि मतलब आप फर्म का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और ये सब कुछ, तो फर्म में ये जो सारे स्किल सेट हैं और ये सब हैं, तो ये आपके इन्हांस भी होते हैं और इससे जो है ना आपका इस प्रोफेशन से लगाव भी बढ़ता है। तो इसलिए पर्टिकुलरली जो है ये है कि मतलब एक जो आइडियली एक तो मतलब मैं ये तो रिकमेंड करता हूँ कि इसको स्पेसिफिकली आप इस लिहाज से ना देखें कि ये लास्ट चॉइस हो, क्योंकि आज एक जो है थोड़ा बहुत जो कि जैसे मैंने बताया कि लोगों की एक लास्ट चॉइस होती है कि अच्छा नंबर कम आए, मेडिकल में नहीं किया और उधर नहीं किया। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो मतलब मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, पर बहुत ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो ज़्यादातर अकाउंटेंसी के काफ़ी बैकग्राउंड वाले लोग हैं। सो इसलिए सिर्फ एक शायद स्टेरियोटाइप है जिसको शायद थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। वेरी राइट। जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए मतलब मेरा भी कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि दे आर गुड विद नंबर्स, तो उनको तो ख़ास तौर पे इस प्रोफेशन को देखना चाहिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीज़ भी होगी और ऑब्वियसली इसमें वो अच्छा आगे जा भी सकते हैं, उनके लिए आगे अच्छा करियर पाथ होगा। सर यही सवाल सरफराज साहब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ख्याल में कौन से स्टूडेंट्स होने चाहिए जो ये पाथ चूज़ करें, तो आप इस बारे में फिर क्या कहते हैं? सर मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करूंगा, एक तो नॉर्मल पास्ट प्रैक्टिस और एक जो 6-7 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं उसकी रोशनी में ये बात करूंगा। और उसमें मेरा जो अपना एज अ स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको बेशक आप ऐड अप कर लें। मेरे नज़दीक जो आपको एक चीज़ अपने अंदर देखनी चाहिए, या जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर, अगर बच्चा कमिटेड है आपका और हार नहीं मानने वाला, ये अगर उसके अंदर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप उसको रिकमेंड करें, या अगर आप अपनी बात करें तो आप उसमें जा सकते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट अगर आ जाते हैं तो फेलियर का चांस चूंकि ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ना अकाउंटेंसी एज अ होल को सीए में देख लें, सीसीए में देख लें या आईसीडब्ल्यू में देख लें आप, मैं उसको एक ही वेट मशीन में लेके जा रहा हूँ। होता ये है कि बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट भी देखें, एक पेपर फेल हो जाता है। अब होता ये ना कि नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अब एक बच्चा अकाउंटेंसी में बहुत तेज है, लाजमी बात नहीं लॉस को समझ आता हो, लॉ में भी हो सकता है ठीक हो सकता है उसको टैक्सेशन समझ ना आ रही हो सकता है ऑडिट ना समझ आ रहा हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना समझ आ रही हो, एथिक्स में ताशा चीजें हैं। अब ये सारे प्रोफाइल पे एक बंदा सब चीजों का मास्टर नहीं हो सकता। और हमने देखा भी यही है कि बहुत भी जो तेज स्टूडेंट जा रहा होता है, किसी एक आध में रह जाता है और फिर बार बार फेल हो रहा होता है। यहाँ पे जो ज्यादा चीज ये देखने में आई है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हाई होता है, या फेलियर्स को भी, या जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको भी टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि अगर कमिटेड हो जाएं और पढ़ना शुरू कर दें उसके बाद, तो वो लोग निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा चांस होता है जो लोग
बहुत अच्छे प्रोफाइल के साथ आए हुए होते हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता को फेलियर देखना पड़ जाए तो वो लोग सोच रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देता हूँ। सीए में हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन वाले रूट से आए थे, तो मैट्रिक, इंटर, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब ये 4 बहुत बड़ा उनके पास एक प्राइड था कि जी अपनी पूरी जो लाइफ स्पैन है उसमें वो टॉपर ही आ रहे हैं। अब वो मॉड ए में गए और मॉड बी उस जमाने में होता था सीए का, उसमें भी उन्होंने टॉप किया। सी में एक सब्जेक्ट होता था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नाम से, बी कॉम के लड़के उसको बिजनेस कम्युनिकेशन और डिफरेंट सिनेरियो में पढ़ रहे होते। अब उन बेचारों का क्या हुआ जी, को उनका एक दफा फेल हुआ, दूसरी दफा फेल हुआ, वो करते करते को 9-10 दफा फेल हो गया और इतनी देर में उन्होंने डी भी पास कर लिया। अब मतलब वो एलिजिबल है फॉर्म में जाने के लिए, उनका इंटर पास है तकरीबन एक्सेप्ट 1 पेपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो वो दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं कि जी मैं दुआ करें यार मेरा पेपर पास हो जाए। तो बड़ा अच्छा उनको एक दोस्त ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा यार एग्जाम रिजल्ट नाइट को आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं पास नहीं होऊंगा। आपके जहन में ये डर चल रहा होगा यार कहीं अल्लाह ना करे मैं सेकंड ना आ जाऊं, टॉप मेरा मिस ना हो जाए। लेकिन जब आप इस फील्ड में आए हैं तो आप बेचारे बार बार फेल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो बच्चे बहुत लाइफ फाइक होते हैं वो हौसला छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर देखा नहीं होता। जो पिछली 12 इयर्स एजुकेशन हिस्ट्री देख लें, 14 इयर्स एजुकेशन हिस्ट्री देख लें, उन्होंने फेलियर देखा नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट वहां पे ये चीज आ जाता है कि ठीक है जी 3 पेपर दिए थे, 2 पास हो गए, तो वो इसको एक लाइट चीज देखता है और वही उसका सक्सेस फैक्टर मानता है। राइट सर, थैंक यू। ये तो बड़ी अच्छी आपने इंसाइट बताई है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एवरेज हैं, और हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है गोल्ड मेडलिस्ट तो कोई 1-2 होंगे लेकिन एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रैक पाथ है कि वो, क्योंकि उन्होंने फेलियर्स भी देखे होते हैं या फेलियर्स ना भी देखे हों तो कम मार्क्स तो देखे होते हैं, तो उनके लिए ये ट्रैक पाथ ज़्यादा सूटेबल है, वो ये चूज़ कर सकते हैं। अच्छा हारून साहब, आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा हम आपकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि आपने जब ACCA के लिए आपने बताया कि आपने पेपर्स भी चेंज किए, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पेपर्स चेंज करने का ख्याल कैसे आपके दिमाग में आया, और फिर चेंज करने में फैमिली प्रेशर कितना था, उसको आपने कैसे हैंडल किया, और फिर चेंज करने का आपने क्या फ़ायदा देखा, क्या नुकसान देखा, और फिर आगे थोड़ा ACCA की तरफ आएंगे। पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन कर दें। जो ओ लेवल्स के बाद जो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैंने सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज किए थे, उसमें जो मेन था वो तो जो सच्ची बात है उसमें ये था कि मतलब बायो से मैं दौड़ रहा था। तो बायो में क्योंकि आज सच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब एग्जैक्टली वही रूटीन की चीजें हैं या जो मतलब आपको एक लिखी हुई चीजें जो आपको याद करनी है, और मतलब देयर इज नो, मतलब आप कोई क्वेश्चन उस तरह से नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हड्डी ऐसे तो ऐसे ही है, उसका तो आप कुछ और नहीं कर सकते, तो ढूंढ ही निकाल सकते। तो मतलब आई वाज नेवर इनटू दैट। सो उसके बाद फिर मैंने बेसिकली ए लेवल्स में सब्जेक्ट चेंज किए थे। ए लेवल्स तक तो मतलब मुझे एज फैमिली की तरफ से इतना चैलेंज नहीं था क्योंकि कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी ही भी नहीं कि मतलब मैंने कुछ डॉक्टर बनना है या क्या। जो इंटरेस्ट था उनका भी ये था कि बेसिकली मैं लॉ की साइड जो है वो परस्यू करता हूँ। सो ए लेवल्स तक तो इट वाज फाइन। ए लेवल्स के बाद ज़्यादा मेरी फैमिली का था कि मतलब मैं लॉ करूँ और उसको, लेकिन ये है कि जैसे अभी सरफराज साहब ने बताया था कि अब जैसे कोई बच्चा अकाउंटेंसी में अच्छा है, लॉ में नहीं अच्छा, किसी और सब्जेक्ट में नहीं अच्छा, तो मतलब मुझे जैसे एफडी के अंदर या कार्ड के अंदर आपको असेसमेंट हो जाती है, तो मुझे ए लेवल्स के अंदर असेसमेंट हो गई थी कि मतलब मैं सारी जिंदगी इतना ज़्यादा रट्टा नहीं लगा सकता कि मतलब मैं पढ़ता रहूँ केसेस और मैं सब सारी चीज़ें प्रेसिडेंट्स याद करता रहूँ। तो उस टाइम पे ही मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से है कि मुझे असेसमेंट हो गई थी कि भाई मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है या जो मेरा पाथ है जिसमें मतलब अगर कोई बेहतरी हो सकती है, तो वो ये है कि मतलब नंबर्स वाली साइड पे या इन चीज़ों की तरफ में जाऊँ। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर मैंने ऑब्वियसली घर वालों को भी कन्विंस किया था। उस टाइम पे ज़्यादा जो चैलेंज था वो ये था कि मतलब व्हाई नॉट ICAP, व्हाई ACCA। सो वो दैट वाज अ क्वेश्चन जो कि डिस्कस होता रहा था कि जी आप अगर करना ही है तो फिर ICAP करें, तो ये वाला क्यों। लेकिन उसमें जो मैंने कुछ दोस्तों से, कुछ बेसिकली जो मेरे सीनियर्स थे उस टाइम पे, उनसे जब मशवरा किया तो थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, तो उसमें जो मुझे ओवरऑल फीडबैक और सब कुछ जो मिला था ये था कि जो मार्केट जो ओपन होती है, जैसे मैंने गल्फ के एक्सपीरियंस की भी बात की,
सो ACCA की जो वो है मार्केट है, दैट इज एक्चुअली ग्लोबल एज कम्पेयर टू ICAP की जो एक्सेप्टेंस है। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने ACCA को ही पर्सन किया था। सो और अल्लाह का शुक्र है, जो मतलब मैंने अभी तक जितने अपने पूरे करियर के अंदर भी या पढ़ाई के साथ भी देखा है, सो वो एक्चुअली जितने मेरे साथ कुलीग्स या दोस्त हैं काफ़ी अच्छी जगहों पे, जैसे ये भी सरफराज भी UAE वगैरह साइड पे गए। तो एक चीज़ मैंने देखी, एक्सेप्टेंस जो है गल्फ स्टेट्स में, इवन यूरोपियन स्टेट्स में, वो ACCA मेंबर्स की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ डिसीजंस थे जिसकी बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया था। सर जब फिर ACCA का आपने डिसीजन ले लिया और वो जो क्वेश्चंस आप पे रेज हो रहे थे कि नहीं ICAP की तरफ जाना चाहिए, ACCA की तरफ जाना चाहिए, जब आप फिर फाइनली ACCA की तरफ आ गए तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? आपके लिए वो इजी था अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना? वो आप तो खैर A लेवल्स के बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन वहाँ पर जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, जैसे लॉ की बात की और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो अडॉप्ट करने इजी थे, और वहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर्स आए हों जो आप समझते हैं कि नोटिसेबल थे और स्टूडेंट्स को उनके बारे में अवेयर होना चाहिए? अच्छा, जो एक बहुत मेजर गैप आता है ना, जो बहुत मेजर एक समझ लें ट्रांजिशन में करते हुए लोगों को और बच्चों को सबको, जो जो मैं समझता हूँ जो मुझे भी था, जो एक इशू फेस होता है वो ये था कि आप हर कोई आदी होता है कि ठीक है जी, मतलब आपने साल पढ़ना है, साल के बाद आपने पढ़ के सारे एग्जाम्स देने हैं, साथ साथ आप सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अच्छा ठीक है जो बाकी एग्जाम्स हैं वो सारे इंटरनल हैं, मॉक्स हैं वो सारे इंटरनल हैं। तो एक जो ऑल टुगेदर एक ट्रांजिशन थी वो ये थी कि बेसिकली आपने लेट्स से 3 पेपर उठाए हैं या 4 उठाए हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आपने उन पेपर्स को 6 महीने में एंड टू एंड, क्योंकि दे आर फुल सब्जेक्ट्स, ऐसा तो नहीं है, वो तो कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, कि आपने वो कंप्लीट खत्म करके आपने उसी पीरियड के अंदर अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है, मॉक्स वगैरह की भी, जो भी आपने टेस्ट देने इंटरनल, और आपने 6 महीने बाद एक्चुअली यू हैव टू एक्चुअली अपीयर इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। तो वो जो एक ट्रांजिशन होता है ना, आई अंडरस्टैंड कि उसमें थोड़ा सा चैलेंज ये आता है, क्योंकि मतलब जो अभी तक आपकी सारी स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन जो आपकी वो होती है, प्रिपरेशंस होती हैं, दैट इज एन एनुअल एग्जाम। इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ कि अगर आपके फर्स्ट टर्म या मिड टर्म भी होते हैं तो वो स्पेसिफिक चैप्टर्स या स्पेसिफिक एरियाज के होते हैं, जो एक्चुअल जो आपको टेस्ट हो रहा होता है सो वो लास्ट में ही हो रहा होता है। सो उसमें आप लोग ये हमेशा बच्चे जो प्लान करते भी होते हैं, और जो कुछ स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस पहले वो आपको ऑफ भी दे देते हैं, वो इसी तरह से होता है कि आपने महीना आपने पहले एग्जाम से अच्छी तरह पढ़ लिया और उसके बाद आपने पेपर से, लेकिन इसमें ऑब्वियसली आपके पास वो लग्जरी है, वो लिबर्टी नहीं होती कि आप एक महीना एक स्पेसिफिक डेडिकेट करें और इसके लिए तैयारी करें। इसमें यह है कि मतलब यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड इनफ कि जी आपने जो पेपर्स उठाए हैं उनका आप एंड टू एंड करें, उसकी तैयारी करें, 6 महीने बाद एग्जाम्स दें, और एग्जाम्स दे के ऑल टुगेदर नए पेपर्स भी स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने जिस टाइम पे था F1 F2 F3 थे, उसके बाद ऑल टुगेदर लॉ आ गया, लॉ के साथ P5 आ गया, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिसका टैक्स आ गया, जिसका पीछे से जो आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया उससे कोई लिंक नहीं होता। जो जूनियर जो स्टडीज है उनमें हमेशा ये होता है कि लिंक ही स्टडीज चल रही होती है, उसी का एक लेवल अप होता है, लेवल 2 होता है, इसमें ऑल टुगेदर क्योंकि एंटायरली ब्रांचेस इसकी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए जो ये आई अज्यूम कि ये प्रोबेबली शायद भी चैलेंज होता होगा। राइट, यानी इसमें जो हर एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है और आपको यानी डे टू डे स्टडी करनी पड़ती है। यू कांट जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द टाइम कि आप उस टाइम पे सारा कोर्स दोबारा से कवर कर लें, जैसे कि हम FSC या A लेवल्स में पहले से करते आए हैं कि बिल्कुल एग्ज़ाम्स के दिनों में आप सिर्फ पढ़ लें। आपको एंड टू एंड तैयारी रखनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह, मतलब आप नहीं छोड़ सकते कि मैं एंड पे सारा कवर कर लूंगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली क्वाइट अ लॉट कि जी आप एक दो हफ्तों के अंदर सारा ग्रास्प करके ना उस पर अटेम्प्ट करें। सही। अगर मैं यही सवाल सरफराज साहब से पूछूं, क्योंकि उनका टीचिंग एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो सर आपके ख्याल में जो एक स्टूडेंट है उसके लिए क्या चैलेंज होगा अगर वो लेट्स सपोज कि उसने जब ये ACCA चूज़ कर लिया है, तो जैसे हारून साहब ने बताया कि उन्होंने ये फील किया कि
प्रिपरेशन जो है वो एंड पे जाके अपनी कर सकते हैं, आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन रखनी पड़ती है। तो आप क्या कहते हैं कि ये ऐसा ही है, कोई इसमें चेंजेस भी हैं, या आपका कुछ और एक्सपीरियंस है इस हवाले से? देखिए सर, उसमें तो हम उसको दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहले तो जैसे हमने बात अपनी स्टार्ट की AFD से, तो पहले तो बच्चा ये तय कर ले कि मैंने ये जो 6 मंथ्स का ट्रायल पीरियड था, इसमें मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ या राइट जा रहा हूँ। राइट मीन्स कि मैं इसको करने जा रहा हूँ, लेफ्ट मीन मैं स्किप करने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं राइट वाले की, जो इसको करने जा रहा है। तो फिर तो उसने तो सारे चैलेंजेस को ऑप्ट कर लिया ना, उसने तो इन सारी चीज़ों को देख लिए, उसने कोर्स कॉन्टेंट्स भी पढ़ लिए, उसको ये भी पता चल गया कि मुझे डेबिट क्रेडिट, जिसका मैं सुना बहुत था, देखा बहुत था, तो मैंने उनको चीज़ों को समझ के भी देख लिया कि ये मेरे टाइप की चीज़ें हैं या नहीं है। कॉस्टिंग में भी मैंने अपने आप को देख लिया है जी, कि चीज़ों को कॉस्ट कैसे करते हैं। तो अब तो हम उस तरफ आते हैं कि जिन बच्चों ने इसको करना है। जैसे सर ने कहा कि वाकई इसमें एक इशू ये भी है कि हम जो पहले पेपर पढ़ चुके होते हैं, उसकी जब दोबारा बारी आती है उसके एडवांस स्टेज की, तो उसमें इन बिटवीन हमारे पास 3-4 पेपर और होते हैं। जैसे सर ने अकाउंटिंग की एग्जांपल दी, तो अकाउंटिंग हम लेवल 1 पे पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम 3 पेपर अदर देन अकाउंटिंग पढ़ते हैं, और फिर जब हम दोबारा लेवल 2 की अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें लेवल 1 की तकरीबन भूल चुकी होती है। तो ये चैलेंजेस हैं। उसके अलावा जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप ऑप्शंस में जाते हैं, अब सीए ने क्या किया, सीए ने सारे पेपर्स को कंपलसरी कर दिया, आपने करने ही करने हैं, उसने चॉइस आपको नहीं दी। हमारे यहाँ बड़ा मसला ये होता है कि जब हम 12 पेपर पास कर लेते हैं, अब मेरी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जितने टाइम में मैंने 12 पेपर्स पास किए, उससे ज्यादा टाइम में मैंने आखिरी 2 पेपर्स पास किए। उसकी रीजन सबसे बड़ी यही थी कि मैं 4 ऑप्शन में से 2 चूज करने थे, तो मेरी सिलेक्शन कुछ अच्छी नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता चला, कुछ मेरी शायद किसी ने हेल्प भी सही नहीं की, और कुछ मेरे अंदर भी इतने गट्स नहीं थे कि मैं उसको अच्छी तरह देख सकता कि यार मेरे लिए कौन सा पेपर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वही बात आ गई अगेन, जो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि भेड़ चाल लोगों की सुना सुनाई, यार ये काम कर लेते हैं। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता चला ये पेपर मेरी टाइप का नहीं है, मुझे कुछ और देखना चाहिए। तो इसका जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, ACCA के स्टूडेंट्स को यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास 9 पेपर्स होते हैं फंडामेंटल लेवल के, तो उसमें आप अच्छी तरह तय कर लें कि आपने जब प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, और स्पेशली प्रोफेशनल की ऑप्शनल लेवल पे जाना है, तो आपने उन 4 में से कौन से 2 पेपर सेलेक्ट करने, क्योंकि ACCA आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है फंडामेंटल लेवल पे जी कि आप अपनी ग्रिप देख लें कि आपकी ग्रिप किस में बनती है। अगर आपका वो डिसीजन सही ना हो सका आपसे, तो वो आपका टाइम किलिंग फैक्टर होगा, जो आपका एंड पे डिग्री जब जिसको हम कहते हैं जी कि हाथी तो निकल आया, अब उसकी धूम नहीं निकल रही, कि अब 11 आउट ऑफ 14 हमारे 13 पेपर्स पास हैं, ये 12 पेपर्स पास हैं, आखिरी पेपर हमारा पास नहीं हो रहा होता। मेन रीजन उसकी ये होती है कि हम फंडामेंटल लेवल पे अच्छा पेपर सेलेक्ट नहीं कर पाते कि हमारी ग्रिप बेसिकली किस पे। और इसमें भी कोई 2 इशू भी आते हैं स्टूडेंट्स के, जो मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा, लोग अगेन सिलेक्टिव स्टडीज में जा रहे होते हैं, समटाइम्स वो बाय हुक एंड क्रुक निकल जाते हैं और ये समझते हैं कि इसमें हमारी ग्रिप थी। तो कोर्स को थॉरोली देखें, 100% लेके चलें, ठीक है, तो फिर शायद उनको ज़्यादा आसानी होगी ऑप्शंस को ऑप्ट करने। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, राना हारून साहब की तरफ दोबारा वापस आते हैं। सर, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने अब जैसे ACCA में एडमिशन ले लिया, और आपने जो अपने चैलेंजेस थे उनको देख लिया, और आपने असेस कर लिया कि जी ये बगैर पढ़े तो ये कोर्स क्लियर होने वाला नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा एंड टू एंड। और जिस तरह के हम टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आपने डेली का काम बस डेली कर लिया, तो इट मीन्स कि आप एक ट्रैक पे हैं और आप इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर भी कर लेंगे। तो अब आपने ACCA कर लिया, अब करने के बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जॉब्स में क्या ACCA के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, क्योंकि लोग यहाँ पर, लोगों का जो कहते हैं ना एक वो बन गया है, सोच बन गई है कि ACCA वाले जब मार्केट में जाते हैं तो उनके पास कंपटीशन में MCOM वाले भी होते हैं, CA वाले भी होते हैं, MBA वाले भी होते हैं। तो जॉब्स की क्या पोजीशन होती है, कहाँ पे उधर क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सो जो जॉब मार्केट के चैलेंजेस हैं, मतलब एक वो स्पेसिफिक तो अकाउंटेंसी तो ओवरऑल कभी भी है नहीं। मतलब जो चैलेंजेस हैं वो आपको ऑब्वियसली, डॉक्टर्स को भी ऐसा नहीं होता कि हर एक जगह पे उस तरह से होता है। हर जगह डॉक्टर्स भी हर यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ के उसी पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे होंगे, डिफरेंट पोर्टफोलियो होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। वो एग्जैक्ट कोडलेस चैलेंजेस हमारी फील्ड के अंदर भी हैं कि अब जो ACCA के लिए। लेकिन मैं जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ACCA के जो ओवरऑल मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है, फर्म के दौरान देखा है, कि जो ACCA के स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने पहले बताया कि जो मार्केट है वो फिर भी ग्लोबली काफ़ी उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, और लोकली भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूं, तो मैंने मतलब EY के अंदर मेरा
ऑलमोस्ट जो हमारा पूरा बैच था दैट वाज ACCA का बैच। उसके अलावा EY के अंदर खासे जो के लोग थे जो कि ACCA के लोग थे, और जो फर्म्स हैं जब ये ACCA प्रमोट हुआ था काफी, अगर ICAP जो रिस्ट्रिक्शंस ना होती सो फर्म्स ने तो काफी ज्यादा बल्कि प्रमोट किया था, और ICAP को चैलेंजेस आ रहे थे जिस वजह से उन्होंने वो तो डिफेंड करने के लिए एक इनिशिएटिव था, या चले जो भी, अगर हम उस चीज में नहीं भी जानते तो उसके अलावा भी ACCA के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे अगर ICAP जो वो है स्टूडेंट है उसने फर्म से ही कंपलसरी स्टार्ट लेना है, तो ACCA स्टूडेंट को कंपल्शन नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट ले। अगर उसका एप्टीट्यूड इतना इजाजत देता है सो वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री में जो स्टार्टिंग जॉब्स होती हैं वहां से करता है, और बहुत से लोग मैंने देखे इवन इधर जो मैंने टेलर में देखे, जहाज में देखे, जिन्होंने लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट ही इंडस्ट्री से किया, उन्होंने कोई ऐसे फर्म का एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो माशाल्लाह काफी अच्छी पोजीशंस पे अभी भी बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो हर जगह होता है, वी कैन नॉट रूल दैट आउट, और ऑब्वियसली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कंपटीशन किसी और प्रोफेशन में नहीं होगा, वहाँ पे भी हर हर तरह के लोग होंगे। लेकिन ये है कि जो चीज ओवरऑल भी मैंने देखी है, ACCA के स्टूडेंट जनरली आउटस्टैंड करते हैं फ्रॉम द लोकल जो एक स्टडीज जिन्होंने की होती है कंपैरेटिवली एज फार एज आई हैव असिस्टेड, क्योंकि उसकी वजह एक जो मेजर डिफरेंस एक जो है जो सबसे ज्यादा वो ये है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स और वो जो चीजें हैं वो ACCA स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली जो मैंने देखा है वो बेहतर है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो है कंपटीशन उसको भी रूल आउट नहीं कर रहे कि नहीं होता, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो मार्केट में ऑब्वियसली हमेशा है। आप डायरेक्टली फर्म्स में स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर आर्टिकल्स, अगर आपको नहीं लगता तो आप इंडस्ट्री से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और पहले से भी थी। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा सरफराज साहब, ये सवाल अगर आपसे करें, आप तो माशाल्लाह बाहर भी एक्सपोजर लेकर आए हैं, तो बाहर जब गए थे तो कैसा आपने फील किया था कि ACCA के लिए वहाँ पे कैसी मार्केट है, लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है ACCA के हवाले से, अगर इसको हम बाकी मार्केट से स्पेसिफिकली CA से अगर कम्पीट ना करें, बाकी हम अकाउंटिंग की डिग्रीज देखें तो उनमें क्या रिकग्निशन है अक्रॉस द ग्लोब ACCA की? देखिए सर, जैसे मेरा गल्फ का एक्सपीरियंस है तो वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनकी रेपुटेशन है, लेकिन उसमें सिर्फ एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका विद क्वालिफिकेशन अगर आप लोग एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, जैसे अभी सर ने भी बात की, आपका आर्टिकल्स हो जाएं तो वो तो एक आइडियल एनवायरनमेंट है। फिर आर्टिकल्स में भी आपके पास चॉइस है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से किए हैं, बिग 4 से किए हैं, तो वो तो अगेन एक मजीद आइडियल सिनेरियो बन जाता है। अगर ये आपको मौके में नहीं भी मिल सकते, फाइनेंशियल इश्यूज भी लोगों को होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री से ही एज अ मैनेजमेंट इंटर्न ही स्टार्टअप, आपका माशाल्लाह खुद यूफोन का एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ भी लोगों को देखा होगा, वहीं से स्टार्टअप ले लेते हैं। तो जब आप इस एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, देखिए हमारा ACCA का स्टूडेंट फ्रेश जब भी जाता है तो मारो हमेशा क्वालिफिकेशन में तो ठीक ठाक होता है, नॉलेज वाइज वो ठीक होता है, एक्सपीरियंस उसको बहुत ज्यादा लैक कर रहा होता है। तो जब आप अपने ये भी चीज फिल कर लेते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो नहीं देखा कि जब आप क्वालिफिकेशन तो आपके पास है ही है, जब आप एक प्रॉपर रूट से भी जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी साथ लेके जाते हैं, फिर आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्क है वहाँ पे। और वैसे ही माशाल्लाह 200 से ज्यादा ममालिक में कराया जाता है, और मेरे ख्याल में अकाउंटेंसी की फील्ड में इस डिग्री के पाए का कोई भी नहीं है, इतनी ज्यादा वर्थ किसी की भी, सारे कंट्रीज के अगर आप ग्लोबली देखेंगे ACCA जितनी वर्थ किसी की भी नहीं है। थैंक यू सो मच सरफराज साहब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि हमने जब पिछला वेबिनार किया था तो उसमें हमें कुछ ट्रैक पाथ पता चले थे। हमने देखा था कि ACCA कैन बी ए गेम चेंजर इन द फ्यूचर, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अगला जो दौर आने वाला है इट विल बी एन एरा ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कि आपकी जितनी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होंगी आप उतने ज़्यादा मार्केट में इन होंगे, उतने ज़्यादा आप पैसे अर्न करेंगे, अपनी ज़्यादा मार्केट आपकी बनेगी। तो सॉफ्ट स्किल्स में अगर हम जिक्र करें अकाउंटिंग का, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, पहले मैं हारून साहब से पूछूंगा कि आप लोगों का आपका क्या ख्याल है कि जब सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है या अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, तो कितना एक ACCA कितना ग्रूम्ड होता है इस फील्ड के अंदर, उसकी कम्पिटेंसी कितनी होती है? अगर बाकी अकाउंटेंसी फील्ड्स को आप कंपेयर करें तो उसमें ACCA का क्या आप समझते हैं कि वो किधर स्टैंड करता है?
मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो लास्ट पॉइंट के ऊपर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जॉब्स में, उसमें मेरे को सिर्फ जो ओवरऑल भी जैसे हमने डिस्कशन किए कि आर्टिकल्स को ऑब्वियसली एक एडेड बेनिफिट और वो सब कुछ तो होता है कि जी आपने सारा ये करना है, उसको एवेलुएट करना है, लेकिन उसमें जो मेजर एक वो मैंने देखा है, अगर मैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस से भी बात करूं जो ईवाई का है ये क्या है, तो हमारे जितने ट्रेनीज थे, जितने जो स्टूडेंट्स थे जो कि ईवाई से जिन्होंने आर्टिकल्स किए, उनमें से माशाल्लाह मतलब जो मेजॉरिटी, एक तो जो गल्फ की मार्केट की बात करें वो यूरोप काफी गए, यूरोप में काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है ACCA की अलॉन्ग विद आर्टिकल्स वो बहुत ज्यादा है। अभी मैं अगर रिसेंटली भी अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा जो ACCA स्टूडेंट्स का जो मैंने देखा है उनकी बाहर एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा है। तो वो एक काफी हमेशा एक एडेड रहते हैं, और इधर काफी लोगों को हमेशा एक शौक भी होता है कि यार अच्छा मैंने बाहर जाके जॉब करनी है। वो ऑल तो लगता है कि शायद पता नहीं आसान है ये क्या है, लेकिन एक चाम होता है कि मैंने बाहर जाके जॉब करनी। तो उसमें जो एक एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, अगर आपने आर्टिकल्स किए हैं तो यूरोप साइड पे जो ACCAs हैं वो पाकिस्तान के काफी प्रेफर किए जाते हैं, कंसिडरिंग के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, क्योंकि उधर तो आर्टिकल्स फिर भी डेफिनेटली एक प्रॉपर पेड जॉब है, और उधर वो तो फुल टाइम उनके वर्किंग आवर्स हैं। इधर तो ये है कि डेफिनेटली आपको टफ टाइम्स उसमें फेस करने पड़ते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो स्किल्स जो पॉलिश होते हैं वो शायद मतलब वो ऑब्वियसली जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स या जो पुराने हमारे लोग गए हैं तो दे हैव सेट अ बेंचमार्क कि भाई ये जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से जो ट्रेनीज आ रहे हैं वो काफी अच्छे स्किल्स वाले हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव चीज है जो कि ACCA के लिए है। दूसरा जो आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करें उसमें जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन की थी कि कंसिडरिंग जो हमारी इवन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या ये सारी चीजें हैं वो कंपैरेटिवली मैंने देखा है, क्योंकि कंसिडरिंग की जी एक्सपोजर अच्छा है और एक ओवरऑल जो हमारे ACCA के इंस्टीट्यूट्स भी हैं सारे, उनके माहौल जिस तरह से बने हुए हैं कि उसमें आपको टीम वर्क और ये वो सारी चीजें होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एक चीज है कि वो काफी ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है अगर आप ओवरऑल ही कंपेयर करें अकाउंटेंसी प्रोफेशन में किसी स्पेसिफिक अगर बॉडी से अगर आप ना भी कंपेयर करें तो उसमें ये होता है कि जो ACCA के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें मतलब एक जो होती है और जो स्पेसिफिकली स्किल्स का बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है और केस स्टडीज भी हैं। तो उसमें जो ACCA के स्टूडेंट को मैंने ऐसा जब इधर तो बहुत ज्यादा नहीं देखा कि चैलेंज फेस करना पड़ रहा हो इन चीजों में। सो विच एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग। सो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ कि हर चीज शायद आपकी नॉलेज होता भी नहीं है, नॉलेज हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि ACCA का शायद बहुत ज्यादा है या किसी और बॉडी का कम है, नॉलेज हमेशा मोर लेस शायद इक्वली हो, शायद कुछ जगहों पे ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअली ये कि नॉलेज इज व्हाट यू कैन एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेशन या जो आपके जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसमें टीम वर्क वगैरह, आपके सारे स्ट्रेस हैंडलिंग वगैरह वो काफी बेहतर होते हैं। जैसे इसमें आपको मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है, आपने पढ़ाई के साथ साथ आपने सारा करना है। फिर अगर आप आर्टिकल्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स के साथ अगर आपने कोई पेपर्स देने हैं तो उससे ज्यादा एडेड प्रेशर तो कोई नहीं हो सकता। आपने टीम वर्क करना है कि मतलब आप जॉइंट स्टडीज होती हैं, तो ये सारे स्किल्स होते हैं जो कि ओवरऑल ही सारे डेवलप हो रहे होते हैं अलोंग द वे बच्चों के। अच्छा, इसमें थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अभी इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट ये भी हुई कि ख़ास तौर पे आपने जैसे बात की कि यूरोपियन साइड पर इसका स्कोप ज़्यादा है, तो अगर ये भी पिछले वेबिनार से हमें आइडिया हुआ कि जब आप ACCA में आते हैं तो ACCA के साथ साथ आपको कुछ डिग्रीज जो हैं अगर आप बाहर से भी साथ साथ करना चाह रहे हैं तो वो भी साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। तो सर इसमें कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो कि बाहर ACCA की बेसिस पे आप ले सकते हैं? कुछ इसका आपको आइडिया है हारून साहब? ये ज्यादा करंट इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली मतलब आप लोग ज्यादा बता सकेंगे क्योंकि प्रोफेशन से ज्यादा भी आप लोग ज्यादा इन टच हैं एज कम्पेयर टू मी, बट जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूट्स अवेलेबल थे विच आई एम फेमिलियर विद, वो ऑब्वियसली ये थे कि आप बैचलर्स वगैरह की आपको डिग्री मिल जाती है। और बैचलर्स जो आपको जैसे सरफराज साहब भी बता देंगे जो गल्फ वगैरह में या आपके मिडिल ईस्ट में या आपकी साउदिया स्टेट्स में जितनी भी
उसमें बैचलर्स को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी वर्किंग वीज़ा लेना है तो उसमें बैचलर्स आपके पास में, तो उसमें ऑब्वियसली एक एडेड ये बेनिफिट होता है कि ACCA को साथ ही आपने थीसिस वगैरह करके आप बैचलर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मास्टर्स की भी ऑप्शन है। आप इवन ACCA मेंबर्स को इक्विवेलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर लोकली भी आप एमकॉम के डिग्रीज ले सकते हैं। सो दैट इज ऑलवेज एन एडेड बेनिफिट के जो कुछ जगहों की रिक्वायरमेंट है कि जी जैसे अगर गवर्नमेंट आपके पोजीशंस भी हैं उसमें ये कि जी 16 इयर्स एजुकेशन इज कंसिडर्ड कि जी अगर आपने मास्टर्स किया है या आपने बैचलर्स किया है तो उसमें ऑब्वियसली आपको ये होता है कि आप एक अपनी सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हैंड्स ऑन होते हो कि आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके पास एक क्वालिफिकेशन होती है जिसकी एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। उसके साथ एक ये है कि जो कुछ नीच मार्केट्स भी हैं जहाँ पे स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं वो भी आप साथ ही इसको कंप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जो करंट होगा ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। राइट सर, जो आपकी ये आ रही है क्वालिफिकेशन के साथ ICA EW, ये क्या है सर? इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान की स्पेसिफिक बॉडी है, एक ICAP है, उसके अलावा हमारी जो ICMA है जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसी तरह से यूके की भी डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि एक तो है सीमा जो कि कंसिडर करती है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसी तरह से एक ACCA है, और उसके अलावा जो उनकी क्योंकि ACCA वाज कंपैरेटिवली न्यूअर बॉडी, जो ICW है दैट एग्जिस्ट फ्रॉम 1890 समवट। सो ये उनकी है जो कि पुरानी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है। सो ये है जो कि वो स्पेसिफिकली यूके की है। सो इसलिए जो है मैंने इसको ACCA के बाद इसके मतलब एग्जेम्पशंस हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि जनरली वो नहीं मिलती। इवन जो ICAP के जो क्वालिफाइड हैं, जो ICAP के मेंबर्स हैं, उनकी भी इक्वल एग्जेम्पशन है जो कि ACCA की है। सो आसिफ को मतलब वो बहुत ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर शायद आपको ACCA करके देने पड़े जो आपको ICAP करके देने पड़े। तो आई क्लेम द एग्जेम्पशंस, और उसमें मुझे 2 उनके एडवांस स्टडीज़ के थे और एक केस स्टडी का था जो कि ICW पे देना था। सो वो मैंने पेपर से। सही, तो इसका एडवांटेज क्या है सर मार्केट में? सर एडवांटेज मतलब अगर आप कंसिडरिंग स्पेसिफिकली अगर आप बात करें फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू ACCA और ICAW की, तो मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस उसमें को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ICAW की जो एक्सेप्टेंस है वो शायद ACCA से ज़्यादा है या ACCA की एक्चुअली अगर आप वैसे बात करें तो ग्लोबल जो एक्सेप्टेंस है वो इवन शायद ICAW से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप शायद और यूके के अंदर भी इसी तरह से, और इवन जो मतलब मैं जब कर भी रहा था तो फ्रॉम यूके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग कह रहे थे कि यार मतलब अच्छा इसका तो कोई फायदा नहीं है, तो मतलब बराबर ही है ACCA किया हुआ है, ICAW क्यों करने का कोई फायदा नहीं। तो ये तो मोरलेस इक्वल। सो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें शायद इतना ज्यादा नहीं है डिफरेंस, लेकिन सिर्फ एक ये है कि लोकली अगर मतलब अगर आप करें या फिर अगर आप उसमें एक ये था कि जो इनके पेपर्स है ICAW के दैट वर क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मतलब उसमें जो ACCA के पेपर्स थे उसके अलावा थोड़े एक जो एडेड थे, उसमें एक जो उनके एडवांस लेवल के पेपर्स है उसमें मिक्सचर था मल्टीपल सब्जेक्ट्स का जो कि देना था। तो मतलब वो एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा था जिस वजह से मैंने परस्यू किया था। और दूसरा जो उनका केस स्टडी का पेपर है दैट इज ऑल टुगेदर केस स्टडी, जो आपको एक महीना पहले एक पूरी एक्चुअल इंडस्ट्री की केस स्टडी आती है और उसका आपने स्टडी करके और उसी की बेसिस के ऊपर मतलब इट्स एन एक्चुअल आपको पेपर पहले ऑलमोस्ट दिया होता है, लेकिन जो एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो इसलिए भी मैंने उसको पर्टिकुलरली ऑप्ट किया था फ्रॉम अ, लेकिन एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत मेजर वेरिएशन नहीं है। ACCA की भी एक्सेप्टेंस इक्वली है बल्कि शायद ज्यादा है एज कम्पेयर टू ICAW। सही, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि केस स्टडी आपको दी गई और आपने एक्चुअल मार्केट को स्टडी किया, उसके बाद आपसे उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसी कोई स्टडीज़ होती होंगी जिसमें इस किस्म का प्रोसीजर होता होगा, ख़ासतौर पे अकाउंटिंग से रिलेटेड। सरफराज साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह FCCA हैं, तो सर आप क्या देखते हैं कि FCCA होने का क्या फ़ायदा है? FCCA पहले एक्सप्लेन करें कि FCCA होता क्या है और इसका बेनिफिट एक्सप्लेन करें ज़रा हमारी ऑडियंस को, इसका फ़ायदा क्या है? बेनिफिट तो सर सच नहीं है क्योंकि ये एक इनहेरिटेड चीज़ है, डिग्री के साथ एसोसिएटेड है। आफ्टर 10 इयर्स आप FCCA हो जाते हैं, तो बेनिफिट्स तो ऐसा इसका नहीं। ये तो बेसिकली आपका यूज समझिए कि टाइम स्पेंड हो रहा है तो उसके साथ ये इनहेरिटेड है, उसके साथ ये चीज़। इसका एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं सर? एक्सपीरियंस तो सर ऑल टुगेदर हो गया ना, आपने क्वालिफाई करने के बाद मेंबरशिप क्लेम करने के बाद आपको 10 साल गुजर गए, तो इन मीन वाइल आप
एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहे हैं ना। तो होता क्या है कि जैसे ही आप नाम लेते हैं आपको पता चल जाता है कि इसने 10 साल पहले को क्वालिफाई किया हुआ। तो सिंपल सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आता है, बाकी कोई ऐसा सच नहीं है। अच्छा सर, एक जो मेरी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के रिक्वायरमेंट है ACCA की, अगर आपने ACCA कर लिया एंड यू आर डूइंग अ जॉब फॉर 3 years तो फिर भी आप FCCA हो सकते हैं, एम आई राइट, या ये कुछ और है? नहीं, मेंबरशिप, आप मेंबर बनेंगे, मेंबर इनिशियली आप मेंबर बनेंगे और उसके फिर कुछ अर्से के बाद आप FCCA बनेंगे। ऑल राइट। अच्छा सर, कुछ सवालात भी हमारे से पूछे गए हैं तो मैं चाहूँगा कि उसके आप अगर जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, मुझसे please। पूछा ये गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कैफ लेवल जो है अगर हम क्लियर कर लें, यानी CA इंटर कर लें, तो उसके बाद ACCA कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, उसमें कोई एग्जाम्पशंस भी मिलेंगी उन्हें? जी एग्जैक्टली, एग्जाम्पशंस मिलेंगी उनको, वो लेटेस्ट वर्जन उनको देखना पड़ेगा जो भी अप टू डेट चल रहा है, उस हिसाब से उनको एग्जाम्पशन जरूर मिलेंगे बिल्कुल उनको। अच्छा, इसमें उन्होंने एक और क्वेश्चन ये पूछा है, एग्जाम्पशन के हवाले से पूछा है, तो वो हमने आंसर कर दिया कि उसमें लेटेस्ट उनको मेरा ख्याल है ACCA से इस बारे में डिस्कशन करनी पड़ेगी और एग्जाम्पशन रूल्स वहाँ जी, पे देख के उन्हें पता चलेगा। वो नेट पे भी अवेलेबल होंगे, इसमें मसला नहीं है ज़्यादा। इन्होंने पूछा जी कि अगर फर्म से NOC मिल जाए तो जी। फिर आप दूसरी फर्म में जा सकते हैं ACCA के अंदर? ACCA के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ACCA आपको खुद से नहीं कहता कि आपने 3 साल एक ही फर्म के साथ, आई एम यूजिंग द वर्ड, के निकाह करके बैठे रहना। आई कैप क्या होता है, आई कैप को डे 1 से रजिस्टर्ड करवाता है एक फर्म के साथ, और फिर वो कहता है आप इस फर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपको फर्म के साथ आपको बिल्डअप कर रहा होता है। तो जब आप उस फर्म से मूव करते हैं तो आपको NOC लेना पड़ता है, उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, और फिर वो क्योंकि वो काउंट कर रहा होता है अपने पास, ACCA आपको काउंट नहीं कर रहा होता। आपने एक साल एक फर्म में लगाया, दूसरे साल दूसरी फर्म में लगाया, इट्स अप टू यू। तीसरा साल आपने उसी सेम साइज की इंडस्ट्री में लगा लिया तो 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपका काउंट कर लेते। अच्छा, इसमें सर मतलब ये कंपैरेटिवली हमारे पास एक ऑप्शन, ओपन ऑप्शन है, ये ज्यादा अच्छा है। सही। इसमें सर कोई अब अगर आप मेंबर बन गए तो मेंबर बनने के ठीक है। बाद आपको क्या बेनिफिट है ACCA में? कोई आपको इक्विवेलेंसी मिलती है HEC से, या फिर आप बस HEC से देखें, वो सर एक बात कर रहे थे हारून साहब, तो मेरे जहन में उस टाइम पॉइंट आया, तो चले आपने दोबारा रिपीट कर दिया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे ACCA मेंबर ACCAs हैं उनको HEC मास्टर्स या जो आपका MCOM है उसकी इक्विवेलेंसी देती थी किसी जमाने में। फिर हुआ ये कि सारे लोगों ने ये रूट ऑप्ट कर लिया, सारे जाके एप्लीकेशन देते थे, जाके अपनी डिग्री सबमिट करवाते थे, और HEC को सेम प्रोसीजर हर एक बंदे के लिए डिफरेंट टाइम्स पे करना पड़ता था। तो अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया जी कि एवरी ACCA मेंबर इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो अभी इनहेरिटेडली इसके साथ अटैच हो गया। आप किसी भी जगह जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा उसमें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। आप HEC की वेबसाइट से भी प्रिंट निकाल के भी अगर उनको दिखा देते हैं तो आपको कंसिडर एज अ मास्टर डिग्री ही करेंगे। चलिए, तो फिर बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप ACCA। अच्छा सर, टाइम स्पैन हारून साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपको टाइम कितना लगा ACCA कंप्लीट करने के अंदर? सॉरी, रिपीट करते हैं सर। जी, मैंने क्वेश्चन ये पूछा सर कि आपको कितना टाइम लग गया अपना ACCA कंप्लीट करने में, फिर आपने वो ICAW भी किया, तो ये ओवरऑल पहले ACCA का बताते हैं कि कितना टाइम आपको लगा, और फिर आपने जो आगे फर्दर स्टडीज़ की तो उसमें कितना टाइम लगा? तो ACCA में मैंने कोई बहुत तेजी से नहीं, मतलब इन द सेंस किया कि मतलब मैं 4 पेपर्स उठाता रहा। काफी मेरे सर्कल के लोग थे जो 2 साल में भी करते रहे। मतलब मुझे ACCA में टोटल 3 years लगे थे जो कि कंप्लीट करने में। उसके बाद ये है कि आई स्टार्टेड द आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में ये है कि जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था तो उस पर मैंने ये किया था कि जो पहला साल 1.5 साल जो था उसमें मैं ICAW के जो पेपर्स थे वो ऑलरेडी मैं बेसिकली दे नहीं सकता था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मतलब मैं 1.5 साल मेरा एक्सपीरियंस हो एडवांस लेवल पेपर्स देने के लिए, जिस तरह हमारी आई कैप की भी रेगुलेशन है। ऑल्दो दे हैव वेव्ड इट नाउ, लेकिन उस टाइम पे ये था कि आपने 1.5 साल एक्सपीरियंस लेके फिर एडवांस लेवल के पेपर्स वो करने में अटेम्प्ट करने हैं। ऑल्दो मेरा अल्लाह का शुक्र है कोई पेपर रुका तो नहीं ICAW का, ACCA का एक मेरा P3 का रुका था, लेकिन ये है कि ICAW में तो मेरा पेपर नहीं रुका था, लेकिन मैंने ऑब्वियसली उसकी जो टाइम लिमिटेशंस थी कि 1.5 साल मैंने वो करना है। उसके बाद मैंने एडवांस लेवल्स दिए थे, और उसके बाद 6 महीने के गैप के बाद मैंने एक केस।
राइट। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही होना था कि सर आपने फेलियर देखा कोई ACCA में आके? जैसे शुरू में भी जिक्र हुआ कि फेलियर्स आपको देखने पड़ते हैं, तो कोई आपने भी फेलियर देखा जो आप जिसको शेयर करना चाहें? मैंने जो फेलियर देखा था पहला अपना P3 के पेपर में देखा था, उससे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कोई फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन ये है कि वही जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि हर हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है। तो मतलब शायद मेरा जो कि मैं ऐसे पहले भी कर चुका था कि मतलब मेरा थ्योरी का कोई बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं था, उसमें शायद काफ़ी ज़्यादा वो था। तो उस टाइम पे काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट थी इनिशियली कि यार मतलब अब तो एक दो पेपर तो रह गए हैं, मतलब इस टाइम पे आके क्या फ़ायदा, मतलब ऑल फर्स्ट टाइम में बंदा निकलता और ये क्या एक पेपर और वो भी आके फंसाया है इसका, मतलब ये तो पेपर ऐसा है भी नहीं जो लोगों का जनरली होता है, क्योंकि जनरली लोगों के P2 और इस तरह के पेपर्स हैं जिसमें उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मतलब ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा पेपर नहीं है कि जिसमें उस टाइम पे एटलीस्ट बच्चों के फेल होते हो या कुछ इस तरह से। तो वो इनिशियली काफी ज्यादा थी डिसअपॉइंटमेंट इन द सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कभी अल्लाह का शुक्र है पहले जैसे उन्होंने बताया कि पुरानी कभी जिंदगी में उससे पीछे कोई ऐसे जो उस तरह का फेलियर वाला एलिमेंट था नहीं कि अच्छा कोई सब्जेक्ट फेल हो गए या क्या हो गया, कुछ ना कुछ कर के पास हो ही जाते थे। सो लेकिन ये है कि उसके बाद ये है कि मतलब ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र मतलब ये था कि मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफी हद तक तो सफर कर ली है। सो कि मतलब मैं P3 तक तो आ गया हूँ। सो उसमें इट डजंट रियली मैटर कि मतलब मैं जो है ना एक पेपर रुक गया सो इट कि मतलब इसका कोई ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाएगा कि मतलब मैं कर नहीं सकूंगा। वो इनिशियली होता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा यही चीज देखना पड़ता है कि मतलब आपने एक पाथ चूज किया है, सो इट कम्स विद द गुड एंड द बैड एज वेल। मतलब उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे जिंदगी में होता है कि अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। सो उसी तरह से ये है कि मतलब अगर आपने एक प्रोफेशन और एक करियर अगर आपने एक चूज किया है तो उसके अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब हमेशा एक लाइफ जो है एक स्ट्रेट पाथ पे चलती रहे, वो भी हो जाए तो इंसान बोर हो जाता है। सो उसके बाद ये है कि अल्लाह का शुक्र है मतलब वो मैंने दोबारा से वो यही रिवाइव किया था कि यार अच्छा नहीं, अब मैंने जो है करने हैं और आगे पेपर कोई नहीं इंशाल्लाह वो करना है कि मतलब मैंने पेपर फेल करना है। सो फिर मैंने ये है कि पेपर्स अल्लाह का शुक्र है मेरे निकले। फिर मैंने ये था कि उस टाइम तक मैंने ICW का डिसाइड नहीं किया हुआ था। फिर जब मैंने EY से आर्टिकल स्टार्ट किए, सो आफ्टर स्टार्टिंग द आर्टिकल्स उन्होंने 6 माह बाद मुझे ऑफर किया था कि अगर आपने ICW का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, तो हम आपको दे सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था इसके बारे में, और उसके उस टाइम मुझे पेपर्स इसके और ये सब कुछ था, वरना अदरवाइज आई वाज हैप्पी विद ACCA। उस टाइम पे मैंने ऑप्ट किया कि ठीक है मैं ये करता हूँ, ECCA के पेपर के बाद मैं ICW करता हूँ। और उस टाइम लेकिन मुझे एक और चैलेंज ये था कि एग्जामिनेशन जो ICW के जो बाकी पेपर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं होते, वो दुबई में ही होते, जो नियरेस्ट आपका वो है एग्जाम सेंटर है। लेकिन जो एडवांस लेवल्स की और केस स्टडी है वो सिर्फ पाकिस्तान में ऑफर करते हैं। सो जो ACCA की जो एग्जेम्पशन है वो ये थी कि अगर आपने उस टाइम पे जो P4 और P7 थे, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको ICW की ये सारी जो पुरानी एग्जेम्पशन है वो मिल जाएंगी, सिर्फ एडवांस्ड और केस स्टडी देना पड़ेगा। तो उस वजह से मुझे जो एक्चुअली जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो पहले P5 और P6 थे, लेकिन उसके बाद जब मुझे एग्जाम्पशन वाला हुआ तो मुझे P4 और P7 भी देने पड़ गए। तो मैंने एक्चुअली ACCA को ईमेल करके ACCA के मैंने सारे पेपर दिए, मैं 17 सो उसके बाद जो है मैंने फिर ICW। राइट। अच्छा सर, जो इस क्वेश्चन में मैं आपने काफ़ी चीज़ों का तो आंसर बड़ा ही अच्छा तरीके से कर दिया। एक चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिहाज से मैं पूछना चाहूँगा कि ये फेलियर जब इंसान जब देख लेता है, जिसने पूरे करियर में देखा नहीं होता, तो फिर हाउ डू यू कोप अप विद इट? आप किस तरह से मोटिवेशन लेके आते हैं अपने अंदर? फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो, इस वजह से शायद फेलियर हुआ है क्या? इस और पीयर प्रेशर भी होता है, दोस्त भी कह रहे होते हैं कि यार लुढ़क गया। तो इसको कैसे आपने हैंडल किया? सर एक ये थोड़ा सा बेहतर ये था कि मतलब जो पहले एक परसेप्शन बनी हुई है कि यार अच्छा अकाउंटेंसी भी है CCA में या CA में तो बंदे ने फेल तो होना ही होना है, उसने शुक्र है काफी हेल्प किया था कि यार अच्छा चलो मेंटली तैयार थे कि यार अच्छा किसी टाइम पे कुछ हो सकता है। मतलब वो तो ऐसी कोई ख्वाहिश है वो तो नहीं थी, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्ली घर वालों के भी था कि यार अच्छा ठीक है ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली पासिंग परसेंटेज इतना है, सो वो मल्टीपल डिफरेंट तरह के पेपर्स है तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकती है बीच में।
सो वो एक मतलब ये शायद मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि मतलब आपको थोड़ा बहुत वो तैयारी होती है शुरू से कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो एक चीज है कि मतलब आपने दोबारा कैसे मोटिवेशन हासिल करनी है कि मतलब आपने ये इसी चीज से करना है, तो वो मेजर यही है कि जब आपने मतलब आप बार बार अपने जो डिसीजंस लिए हुए हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि मतलब आपने अच्छा मैंने जो असेसमेंट की थी इनिशियली कि मैंने इस फील्ड में आना है या मैंने अकाउंटेंसी में या मेरा नंबर्स में इंटरेस्ट है या मतलब मुझे सवाल करने का शौक है, मतलब मुझे चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है। सो वो उस चीज को आपको जहन में रखना पड़ता है यार मैं ये ऑलरेडी सारी चीजें जो कि एड्रेस कर चुका हूँ और मैंने इससे आगे चलना है। तो इसमें ऊंच नीच और ये सारी चीजें आती रहती हैं। सो मतलब यू हैव टू विजन द बिगर पिक्चर के जी मेरी बिगर पिक्चर यही है कि जी मैंने मतलब ये करना है इंशाल्लाह आई होप और मतलब आई हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ। शुरू में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो पहले शायद हफ्ता 2 हफ्ता होता है बहुत ज्यादा होती है डिसअपॉइंटमेंट, बंदा कहता है कि यार अब नहीं करना। दोस्त भी जो बाकी इंजीनियरिंग और मेडिकल ये साइड पे होते हैं तो वो भी कहते हैं यार अच्छा मतलब ये क्या है और पीछे रह जाएगा, एक ये वाला डर भी होता है। लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो है कि इसके साथ साथ ये कि मतलब आप यही अपने जहन में ज्यादा लाते हैं कि जी इसमें प्रोफेशन में मोर और लेस सारे यही सफर करके गुजरे हैं और जितने भी टॉप के बड़े नाम हैं उन्होंने भी यही सफर किया। अगर आप फर्म में फोटोकॉपी कर रहे हैं उन्होंने भी फर्म में फोटोकॉपी की होगी किसी जमाने में, सो वो भी फेल हुए होंगे। सो आपको बेसिकली उस बिगर पिक्चर को जहन में रखते हुए दोबारा मोटिवेशन हासिल करनी पड़ेगी। राइट। और वो इंशाल्लाह मतलब विद टाइम ऐसा कभी नहीं होता कि रिजल्ट देखते ही 10 मिनट बाद यू फील मोटिवेटेड कि नहीं ठीक है। ऑब्वियसली टेक्स टाइम, लेकिन ये है कि विद इन इंशाल्लाह मतलब अगर आपका डिसीजन क्लियर और आपने अपने जहन को सॉर्ट आउट किए में अपने डिसीजन प्रॉपर्ली विद इन अ वीक और 2 इंशाल्लाह मतलब यू बी ऑन ट्रैक अगेन। Right. Thank you so much for a very comprehensive answer to that. सरफराज साहब, आप से ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने कोई फेलियर देखा अपने करियर में ड्यूरिंग द स्टडीज़ ACCA के दौरान और फिर कैसे कोप अप किया? सर मैं तो एक एवरेज सा स्टूडेंट था, जैसे मैंने स्टार्ट लिया तो मेरा पहला पॉइंट यही था। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर यही होता था कि 3 पेपर दिए 2 पास हो गए तो मैं उस पर भी खुश होता था कि मुझे कोई मसला नहीं है जी, मेरा फिर भी एक अच्छा रिजल्ट है। मैं 3 वालों के साथ बात करता तो मैं कहता हूँ मेरा आपसे भी अच्छा रिजल्ट आया जी, कि चले हर बंदे का एक बैकग्राउंड है, उससे आया है, फिर उसका एक अपने पिक करने का लेवल है। तो एक तो बात यह है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को किसी से और किसी को अपने आप से, तो मैं उस पर भी खुश होता था। मेरे ख्याल में मैंने अगर मैं काउंट करूं, एक रफ सा आइडिया आपको देता हूं, 14 पेपर्स हैं तो उसमें मैं आपको 2 लेवल में बता देता हूं। फर्स्ट 12 में मैं 3-4 पेपर मैंने फेल किए होंगे, और फिर जब मैं ऑप्शंस में गया, जैसे पहले भी मैंने बताया, तो ऑप्शंस मैंने अच्छी खासी दफा फेल किए। मेरे ख्याल में मेरा ज्यादा टाइम ऑप्शंस पे लगा था, पहले 12 पास करते हुए कम टाइम लगा था, ऑप्शन से मेरा ज्यादा टाइम लगा था। तकरीबन मैंने 6ठी अटेम्प्ट में जाके पास किया था, जो अपना क्वालिफिकेशन थी 6ठी अटेम्प्ट मुझे मिली थी, तो ऑप्शन से मेरा ठीक ठाक टाइम लग गया। इसमें सर फिर मोटिवेशन वही वाली बात है कि आपने कैसे हासिल की। आपके साथ ऑब्वियसली कुछ लोग जो साथ पेपर देते होंगे जिनके पास हो जाते होंगे, फिर डिमोटिवेशन। उसमें मोटिवेशन सर एक चीज तो ये कि कंपैरिजन मेरा बनता ही नहीं किसी के साथ। एक चीज तो ये थी कि यार ठीक है, एक बंदा बहुत अच्छी तरह उसको चीजें पहली दफा में समझ आ जाती होंगी, मुझे ये चीज समझ लेनी चाहिए कि मुझे इतनी आसानी से चीजें नहीं समझ आती। फिर प्रैक्टिस का अंदाज काफी डिफरेंट था, जो मुझे अनलकीली आखिरी अटेम्प्ट में जाके पता चला कि मुझे मेरा पढ़ाई का अंदाज ठीक नहीं है, मैंने उसको रेक्टिफाई किया। और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज ये अल्लाह की तरफ से बड़ी अच्छी होती थी कि मैं जब भी फेल होता था तो मैं यही सोचता था कि अगर आप सेम प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों को एक बड़ा अपने ऊपर एक मान होता है कि हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जामिनर को शायद हमारे साथ को पर्सनल मसला था जिसकी वजह से उसने फेल कर दिया। प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है, हमें ये मान लेना चाहिए जी कि हम जीरो हो गए, हमें दोबारा एक नई प्रिपरेशन के साथ, अगर वो पुरानी प्रिपरेशन के साथ ही जा रहे हैं तो वही पुराना कैंडिडेट उस एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहा है, तो नए सिरे से आए वो पलट, तो चीज वही बनती है। और इस फील्ड का जैसे सर भी बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में और जो एक स्पेशल कॉन्टेक्ट्स में बड़े अच्छे खासे लोग, बचपन से ही लोगों की स्टोरियां सुन सुन के हम बड़े हुए, तो सर के लिए भी होपफुली एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि हमारे एक दोस्त थे जो मोटिवेशन थे, मेरे जो बड़े भाई है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए। तो ये दोनों क्लासमेट थे, तो इन्होंने दोनों ने इकट्ठे सीए शुरू किया। तो एक दिन भाई ने उनसे पूछा कि यार आपके लिए क्या मोटिवेशन थी, आपने क्यों सीए शुरू किया? तो कहते हैं यार हमारे एक अंकल थे, हमारी फैमिली में बहुत ही वेल सेटल्ड थे, तो फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, तो हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी लेवल ऑफ मोटिवेशन वो था कि यार हमने भी ये बनना है।
पता चला जी उन्होंने सीए किया तो हमने भी सीए शुरू कर दिया। इनका माशाल्लाह बाद में क्वालिफाई भी हो गया। वो उनके अंकल की डेथ होने के बाद पता चला कि वो पार्ट क्वालिफाइड थे, फुली क्वालिफाइड थे भी नहीं। तो मोटिवेशन यही होती है सर कि हम तो ये चीज सोच रहे होते हैं कि इस फील्ड में अगर आप 75% भी कर लेते हैं, जैसे हमारे गल्फ में ठीक ठाक दोस्त बैठे हुए हैं जो एसीसी क्वालिफाइड नहीं है, फंडामेंटल लेवल उनका क्लियर है और प्रोफेशनल लेवल के कुछ 2-4 पेपर उनके क्लियर हैं। इन मीन वाइल उन्होंने अच्छी फॉर्म में आर्टिकल्स कर ली, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली या उन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लिया, तो फिर भी ये फील्ड आपको पार लगा देती है। अभी तक तो हम हमारी जो डिस्कशन चली आ रही थी वो तो क्वालिफाइड की चली आ रही थी ना। अगर आप पार्ट क्वालिफाइड भी हैं और आपके पास एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया और आप फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब आपको मिल ही जाती है। राइट सर, थैंक यू सो मच आपके भी इस फीडबैक का। और अब मैं चाहूँगा कि अगर तो ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम। फेसबुक पे भी हमारे इस वक्त ये लाइव सेशन चल रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसका देर देन आंसर कर देंगे। अदरवाइज़ हम लोग चाहेंगे कि हम इस सेशन को कंक्लूड करें। और इसमें एक जो सवाल मैं करना चाहूँगा वो ये कि दोनों से ये सवाल है कि एक इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है ACCA करवाने के हवाले से। अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन ना हो तो फिर क्या फेलियर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, और पैक के बारे में आप क्या समझते हैं कि पैक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या यहाँ पर ऐसी फैकल्टी है कि वो आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो ये आपको एक अच्छा एक फ्रूटफुल कैरियर दे सकता है ACCA क्लियर कराने के हवाले से। तो पहले हारून साहब आपसे ये सेम क्वेश्चन, आपको अगर पैक का आइडिया है तो ठीक, अदरवाइज आप इंस्टीट्यूशन के हवाले से आंसर दे सकते हैं। पैक तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया था इस्लामाबाद में मेरी क्वालिफिकेशन कर लेने के बाद मतलब मैं ऑलमोस्ट आर्टिकल भी कर चुका था तब आया था। चार्जेस मतलब मुझे पैक का तो डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन वो मुझसे आप लोग बेहतर बता सकते हैं। बट ये कि मेरा फारूक साहब के साथ मतलब मैंने इनिशियली इनसे F2 का पेपर है जो कि मैंने पढ़ा, तो काफ़ी मेरे और भी आगे पीछे जानने वाले हैं जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सेटल्ड हैं, क्योंकि फारूक साहब के स्टूडेंट रहे। तो मतलब वो ऑब्वियसली उनके साथ एक एफिलिएशन होती है जो टीचर्स के साथ भी और इंस्टीट्यूट के साथ भी। तो वो एक है कि मतलब ऑब्वियसली ही इज वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, वो बड़ा काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा एक जो मिस्टेक होती है वो गाइडेंस की होती है, क्योंकि जो जो मेरा एक मानना है कि प्रॉब्ली जो इंस्टीट्यूट में और वैसे जो फ़र्क है वो एक ये है कि बच्चा तो अब तो जो आप दे सकते हैं लेक्चर्स ऑनलाइन पे डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल फोरम्स जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो नॉलेज का आजकल के दौर में शायद उतना बड़ा चैलेंज ना हो और ना सीखने का हो क्योंकि बच्चे को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट का जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि आपको जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जो आपको उठने बैठने का तरीका है, ये जो आपको ओवरऑल एक्सप्रेस करने का, या आपको जो एक्चुअली ये है कि बात करने का समझाने का जो तरीका है, वो आप कभी भी घर बैठ के या ऑनलाइन उन तरह से नहीं सीख सकते। वो एक अच्छी इंस्टीट्यूट ही आपको सिखाती है कि जी आपने ओवरऑल किस तरह से लेके जाना है। और आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ही सॉफ्ट स्किल्स। अगर अभी हम करंटली भी देख लें, अब ये है कि हम कोई एक दूसरे की जिस तरह के भी करंटली वर्किंग स्टाइल है ओवरऑल इस पेंडेमिक के अंदर, अल्लाह रहम करे जल्दी ख़त्म हो, बट ओवरऑल यही है कि आपने जो ज़्यादा वो है आपकी कम्युनिकेशन ओवर ऑनलाइन ही है सब सारी आपने, एंड इफ़ यू लैक दो स्किल्स ऑब्वियसली आपको बड़ा चैलेंज होता है। सो इंस्टीट्यूशन जो एक आपको ग्रूम करती है इन द सेंस वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि आपके इन स्किल्स को काफ़ी पॉलिश करती है, काफ़ी इन्हांस करती है और इस पर काफ़ी फोकस करती है टीम वर्क्स में और इन चीज़ों में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, कंबाइंड स्टडीज़ में, प्रेजेंटेशन का मौका देने में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री वगैरह में या कहीं पे भी आप जाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन का एक बहुत मेजर रोल होता है। राइट, थैंक यू सो मच हारून साहब। इसमें थोड़ा सा मैं ये सवाल पहले सरफराज साहब से पूछने से पहले थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है वो अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखें तो वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसका एक अपना फुल फ्लेज कैंपस है यूनिवर्सिटी के लेवल का, और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जिस किस्म की राना हारून साहब डिस्कस भी कर रहे थे कि ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रूमिंग, स्टडीज़ तो हर इंस्टीट्यूशन करा रहा होता है और वो क्लेम करते हैं कि दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बट एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रूमिंग और उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, ये दोनों चीज़ों पे फोकस
होना ज़रूरी है, और उसके लिए पैक का एक बहुत स्पेसिफिक रोल है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इशफाक अहमद साहब ने जब ये इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, तो उनका मेन एम अकाउंटिंग से तो रिलेट करता था, लेकिन प्रोफेशनल ग्रूमिंग से भी रिलेट करता था। वो चाहते थे कि इंसान जो है वो ना सिर्फ एक अच्छा अकाउंटेंट बने, बल्कि वो एक अच्छा इंडिविजुअल भी बने। तो उस हवाले से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ एंड ऑन चलते रहते हैं। ये वेबिनार्स भी उसी की एक कड़ी है जो कि हम लेके चल रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और सीखें ऐसे आइडल्स से जो कि ऑलरेडी सोसाइटी में, मार्केट में एक अपना नाम बना चुके हैं, और उसके बाद जब वो उस बात को फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली दे बिकम द प्रोफेशनल देमसेल्फ, और उनके अंदर वो सारी स्किल्स आ जाती हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग द स्टडीज़ के वो उस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो सरफराज साहब, आपसे सेम क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, और आपके ज़माने में इंस्टीट्यूट कैसे हुआ करते थे, और अभी उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, और आपका क्या ख्याल है कि क्या रोल होगा इंस्टीट्यूट का? देखिए सर, इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेंगे तो बेसिकली लर्निंग के दो प्रोसेस बनते हैं। एक तो लर्निंग की हमारी चल रही होती है फ्रॉम टीचर, एक क्लास के एनवायरनमेंट में बच्चा सीख रहा है और समहाउ उसको अगर कोई चीज नहीं क्लिक करती, इंडिविजुअल, हमारा जो कंपैरिजन चल रहा था इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूट का चल रहा था, तो इंडिविजुअल में उसको चीज क्लिक कर गई तब भी उसको पता चल गया, नहीं क्लिक की तब भी वो इन बिटवीन है। होता ही है कि इंस्टीट्यूट में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके कोलीग्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो सर ने भी थोड़ी देर पहले बात कंबाइंड स्टडीज की, तो वो बेसिकली अपने लेवल पे रह के अपने ही हिसाब से अपने कोलीग को बता रहा होता है, यार इस चीज को इस तरह से हम सादा कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, जैसे हम भी अपने जमाने तालिब इल्म में इन चीजों को ऐसे ही कर रहे थे। तो इस लिहाज से इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और वो आप एग्जैक्टली अगर आप इनके पास रिकॉर्ड्स भी उठा के देखें तो ज्यादा सक्सेस फैक्टर आपका निकलता है जिन लोगों ने प्रॉपर रूट से इंस्टीट्यूट से लोग चले हुए होते हैं, उनका ज्यादा सक्सेस फैक्टर निकलता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आखिर में ये आखिरी क्वेश्चन था, अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 1 घंटे का प्लान किया हुआ था, इट्स ऑलरेडी मोर देन एन आवर। तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा, राना हारून साहब का भी और सरफराज साहब का भी, ख़ासतौर पे सरफराज साहब का, कि आपने बिल्कुल 11th आवर पे जो है वो हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन करने की हामी भरी। तो सर थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा करेगा इस डिज़ीज़ की। सुनने में आया कि वैक्सीन तो डेवलप हो गई है, तो अल्लाह करे कि ये हमारे लिए जल्दी से जल्दी आसानियाँ पैदा हों, और जो सारा हम एक कन्फाइंड होकर एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट पे चले गए हैं, तो उससे हम बाहर निकले और हमारी डेली रूटीन जो है वो शुरू हो। और होपफुली ये वक्त भी जल्दी आएगा कि फिर हम वापस इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपनी रेगुलर तरीके से जो स्टडीज़ हैं वो कर सकेंगे। तो राना हारून साहब, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी हमने बहुत ज़्यादा वक्त लिया, और आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से जो है वो हमें ये टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और आप कोई मैसेज इन द एंड स्टूडेंट्स को कोई देना चाहें, हमें कुछ देना चाहें मैसेज, तो आपके पास टाइम है, आपके पास जो है वो प्लेटफॉर्म भी है, तो काइंडली आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस सर, आपने मौका दिया, बड़ी खुशी हुई उस चीज़ पर, आपने इस काबिल समझा कि शायद हम किसी को कोई बात समझा सकें, कुछ कह सकें। जो शायद मैसेज देना चाहूँ, मैसेज तो प्रॉब्ली एक यही होगा जो कि मैं वैसे भी सबको देता हूँ, कि नो मैटर विच पाथ और विच क्वालिफिकेशन यू चूज, एंड स्पेशली इफ यू चूज अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, तो एक जो चीज़ आपकी प्री रिक्विजिट है, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड और मोटिवेटेड, कि जी इन द सेंस कि आपने मतलब आपको मेहनत करनी है। मतलब इसका ऐसा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसका कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है कि शायद कोई बहुत वो है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसा नहीं है कि जो शायद हम लोग कर देते हैं मसलत के, शायद ये सिर्फ अकाउंटेंसी से, हर फील्ड में तरक्की करने के लिए, हर फील्ड में आपको कहीं भी, इवन डॉक्टर्स की 36-36 घंटे की ड्यूटीज होती हैं, सब कुछ होता है। तो यू हैव टू रिमेन डेडिकेटेड और मोटिवेटेड एंड कमिटेड इनफ कि जी जो रोड ब्लॉक्स होंगे आप उनको ओवरकम करें। और रोड ब्लॉक्स होते हैं, और सिर्फ एक ये है कि आप अल्लाह से मदद मांगें और दुआ करें और मेहनत अपनी पूरी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह से ला देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। सरफराज साहब, आप अगर कुछ कहना चाहिए, कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहें, तो आपके पास भी प्लेटफॉर्म। मैसेज मेरा सर स्टार्ट वाला ही था जो मैंने एवरी स्टूडेंट्स के लिए दिया था, वही मेरा मैसेज है। और मैं एक चीज देखता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैंने एक चीज मिसिंग की थी, यही थी कि सारे टीचर्स हमें तो यही कहते थे कि जी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई किए। कोई, मुझे लगता था कि शायद ये रियलिटी वो लोग नहीं बता रहे होते थे,
तो मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की तो मैं तो बिल्कुल डिटेल्ड अपनी जो एक पास फेल की हिस्ट्री होती थी वो सिर्फ इस इंटेंशन से स्टूडेंट्स को बताता था कि लोग ये ना फील करें कि यार 3 दफा फेल हो गए, 4 दफा फेल हो गए तो शायद हमारे साथ के लोग हमसे आगे चले जाएंगे और हम क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल आप मेहनत करते रहें जी, अल्लाह पाक की ज़ात है, उसका रिवार्ड देने वाला। वो यहाँ नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज में कैरियर में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका रिवार्ड मिलना ज़रूरी है आपको। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। राइट जी, थैंक यू सो मच। अब हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और स्टूडेंट्स को मैसेज जो कंक्लूड करता चलूँ इस सेशन को, कि मैसेज यही है कि मेहनत शर्त है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्री मेडिकल हो, चाहे वो ACCA हो, जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे उसके लिए मेहनत शर्त है। मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी प्रोफेशन में भी सक्सीड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो एट द एंड मैं कहना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ये चीज़ें ऑनलाइन से शिफ्ट होके तो चली जाएंगी फ़िज़िकल क्लासेस की तरफ। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि फ़िज़िकल क्लासेस कब होती हैं। ना गवर्नमेंट के पास की कोई कंफर्म डेट है, ना हमारे पास कोई कंफर्म डेट है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द ऑड्स टू गेट सेटल्ड, वाई नॉट टेक द इनिशिएटिव और चूज़ करें अपना पाथ। और क्योंकि अब न्यू नॉर्मल भी यही है कि आपको हो सकता है कि अब फिज़िकल क्लासेस शुरू भी हो जाएं तो तब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, तो इसको ट्राई करें। और पैक जो है ख़ास तौर पे ये ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कर चुका है, बोथ फॉर ACCA एंड फॉर CA। तो आप इस चीज़ को जो है वो कंसिडर करें और देखें, आपके लिए जो एक बहुत ही अच्छा पाथ है। अगर आप ACCA AFD से चूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रैक पाथ है और सक्सेस स्टोरीज आपके सामने बैठी हैं। और इस तरह वी विल सी कि माइट बी आफ्टर 2-3 ईयर्स आप लोग यहाँ पे बैठे हों और यहाँ पर कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा हो इसी तरह ही। तो डोंट लुक बैक, आप नेगेटिविटी को मत देखें, पॉजिटिव साइड को देखें और एक्सप्लोर करें जो कि आपके पॉजिटिव्स हैं और अपना पाथ चूज़ करें और स्टार्ट कर दें उसको, वेट ना करें। थैंक यू सो मच। अब हम जो है वो इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो इन द एंड अगेन दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, माइट भी किसी और सेशन में और इसी जगह पे ऑनलाइन आपको फिर इनवाइट करेंगे, आपका टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।